हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर दिया जाता है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है और इसका कारण है कि हमारा देश एक अनइक्वल सोसाइटी है। हमारा समाज असमानता पर आधारित समाज है, जिसमें कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधा है, धन है, पैरवी है, पहुंच है, और कुछ लोग दो जून खाने के लिए भी परेशान रहते हैं और इनकी तादाद 80 से 90% है। तो दोस्तों, इस कारण से हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में अक्सर आपको झूठे मुकदमा कायम करके किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, परेशान करना, उसको औकात दिखाना, यह आम चलन है। दूसरी परिस्थिति तब आती है जब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उस अपराध से बचने के लिए वह अपराधी विक्टिम के खिलाफ, जो पीड़ित पक्ष है, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा देता है और इसमें वह इलाके के पहुंच वाले व्यक्तियों से संपर्क करके, वहां के पुलिस वालों से मिलकर के प्रकरण दर्ज कराने का काम करता है, ताकि मामला बैलेंस हो जाए और बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सके। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपके खिलाफ झूठा प्रकरण दायर कर दिया जाता है, तो आपको करना क्या है। अमूमन लोग परेशान हो जाते हैं, टेंशन के शिकार हो जाते हैं कि अब क्या होगा। आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक बढ़िया वकील करें और एंटीसिपेटरी बेल धारा 438 सीआरपीसी के तहत में कोर्ट से प्राप्त कर लें, ताकि पुलिस उस मिथ्या केस में आपको अरेस्ट नहीं कर सके। अगर मान लीजिए आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो आप धारा 437 या धारा 439 सीआरपीसी के तहत में रेगुलर बेल प्राप्त करें। दोस्तों, यहां मैं बता देना चाहता हूं कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में, माने जमानतीय अपराध में, जमानत प्राप्त करना आपका अधिकार है, अर्थात एक्यूज का अधिकार है। यह कोई पुलिस अधिकारी द्वारा आपको कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है, और जब आप थाने पर पहुंचते हैं तो आपको मुचलका भरवा करके आपको जमानत पर रिहा करना आवश्यक है। लेकिन एक दूसरे प्रकार का अपराध होता है जिसको अजमानतीय अपराध या नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, और इसमें जमानत धारा 437 या धारा 439 सीआरपीसी के तहत में संबंधित कोर्ट से प्राप्त की जा सकती है। हर एक आरोपी का जब तक कि वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है, माने कन्विक्टेड नहीं हो जाता है, उसे धारा 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उससे उसे सेफगार्ड या सुरक्षा मिला हुआ है। तो जब तक किसी व्यक्ति को सजा नहीं मिल गई है, तब तक वह जमानत पर छूट सकता है। तो आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि मिथ्या मुकदमा में आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो फिर आप धारा 437 या धारा 439 सीआरपीसी के तहत में संबंधित कोर्ट से जमानत प्राप्त करें। और अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से या सेशन कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिलता है, तो फिर हाई कोर्ट से जमानत प्राप्त करने की कार्रवाई करें। अगर आपके खिलाफ मिथ्या मुकदमा कायम किया गया है, तो आपके पास में एक विकल्प है
धारा 482 सीआरपीसी के तहत में आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं और उसमें आप यह बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप पर मिथ्या मुकदमा या वाद संस्थित कर आपको परेशान करने का मंशा है। दूसरा कि जो अपराध कायम कराया गया है वो भ्रामक है, आधारहीन है, वो कभी घटना घटित ही नहीं हुआ और इसका एक ही उद्देश्य है कि पेशबंदी में आपको परेशान किया जाए। या आप ये भी बता सकते हैं कि आपके साथ में अपराधी ने अमुक अमुक घटना किया था और उस पेशबंदी में अपराधी ने आपके खिलाफ में मिथ्यावाद संस्थित कर दिया है। तो ये सारे ग्राउंड्स आपको धारा 482 सीआरपीसी के तहत में लिखने पड़ेंगे जब आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। दोस्तों, अगर माननीय उच्च न्यायालय आपके रिट पिटीशन से संतुष्ट होता है, आपके वकील अच्छे ढंग से बहस करते हैं और वो माननीय उच्च न्यायालय को संतुष्ट कर देते हैं, तो हाई कोर्ट दो प्रकार के रिट दायर कर सकता है। पहला, मैंडेमस। जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 32 में 5 प्रकार के रिट पिटीशन का उल्लेख है, जैसे हैबियास कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। और ये 5 प्रकार के रिट पिटीशन जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या की गई है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये हमारे संविधान की आत्मा है। तो हाई कोर्ट या तो मैंडेमस मतलब कमांड देगी और जिसके तहत में वो संबंधित पुलिस अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई करने से रोक देगी, या दूसरे प्रकार का रिट हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है और उसे कहते हैं प्रोहिबिशन, माने निषेध। और मान लीजिए आपका केस ट्रायल में है तो संबंधित कोर्ट को फर्दर क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रोक दिया जा सकता है ताकि आपको परेशान या प्रताड़ित नहीं किया जा सके। दोस्तों, अगर आप मिथ्यावाद से छूट गए, अर्थात यह सिद्ध हो गया कि आपके खिलाफ में अमुक व्यक्ति ने झूठा मुकदमा कायम किया था, तो अब आपके पास क्या विकल्प है? तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ में धारा 182, 211 आईपीसी के तहत में प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन वो आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको उस झूठे वाद में एक्विटल ना मिल गया हो। तो उस एक्विटल पत्रक को लेकर के, जिसमें कि आपको बाइज्जत बरी किया गया है, उस आदेश के साथ में आवेदन तैयार किया जा करके संबंधित थाने में उस व्यक्ति के खिलाफ में जिसने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा संस्थित किया था, धारा 182, 211 आईपीसी के तहत में प्रकरण दर्ज करा सकते हैं। और अगर सही ढंग से आप केस लड़ेंगे तो हो सकता है कि उसे सजा या गंभीर सजा मिल सकती है। और जिस प्रकरण में आपको फंसाया गया था, अगर वो प्रकरण आजीवन कारावास से दंडित था या मृत्यु की सजा से दंडित का विधान था, तो उसमें 7 साल तक सजा का प्रावधान इस धारा के तहत में किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये पता चलता है कि आपके खिलाफ जो झूठा प्रकरण तैयार किया गया था उसमें संबंधित पुलिस अधिकारी का भी भूमिका था, उसके साठगांठ से आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था, तो ऐसी परिस्थिति में धारा 167 आईपीसी के तहत में आप संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी धारा है?
एक धारा 167 आईपीसी, 218 आईपीसी और 220 आईपीसी, इन तीनों धाराओं के तहत में आप संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा सकते हैं संबंधित कोर्ट में। और इसमें आप आरोप लगा सकते हैं कि किस तरह से आपके खिलाफ झूठे डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे। दोस्तों, एक अन्य रेमेडी भी या उपचार आपके पास में उपलब्ध होता है और वह है धारा 19 सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी या धारा 500 आईपीसी के तहत में आप डिफामेशन सूट संबंधित झूठा वादकर्ता के खिलाफ आप प्रकरण दायर कर सकते हैं और उसमें उसे गंभीर सजा मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष सुरक्षा के लिए हमारे देश में 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया था और इसमें धारा 221 के तहत में यह प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के खिलाफ झूठा या मनगढ़ंत साक्ष्य इकट्ठा करके उसके खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह साबित होने पर कि यह केस झूठा था, तो जिन लोगों ने अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के खिलाफ में ऐसा प्रकरण तैयार कराया था, अगर वह प्रकरण मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडित होने का था, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को मृत्यु के दंड से दंडित किया जा सकेगा। और उसी तरह से धारा 3(2) के तहत में ऐसा कोई झूठा मुकदमा जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के सदस्य के खिलाफ में तैयार किया गया है, जिसमें 7 साल तक सजा का प्रावधान है और बाद में यह साबित हो गया कि यह झूठा प्रकरण था, तो ऐसे झूठा वाद संस्थित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत धारा 322 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत में प्रकरण हरिजन थाने में या SC/ST थाने में दायर किया जा सकेगा और इसमें 6 महीना से लेकर के 7 साल तक सजा का प्रावधान है। दोस्तों, निचोड़ यह है कि हमारे देश में बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। बात बात में लोग बदला लेने की बात करते रहते हैं। हमारे देश के कानून में पुख्ता इंतजाम किया गया है कि झूठा मुकदमा कायम किया जाकर के किसी व्यक्ति को प्रताड़ित या परेशान न किया जाए, लेकिन फिर भी यह धड़ल्ले से चल रहा है। तो अगर अभी जो मैंने बताया इन प्रावधानों का अगर सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो फिर झूठे प्रकरणों की कायमी में कमी आएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांस्टेंट विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता के लिए आपको हमेशा, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्र रहें, निर्भीक रहें, आपका उत्तरोत्तर प्रगति हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा और कानून का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप पर जो हमले किए जाएंगे या प्रहार किए जाएंगे उसका आप जवाब देने की स्थिति में हो। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर कैसा रहा? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर अपने टिप से मुझे अवगत कराएं। अगर कोई अच्छे टॉपिक पर आप कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।